हेलो एंड वेलकम टू स्टडीग्राम। ये है एक रैपिड एनसीईआरटी लेटेस्ट सीरीज जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एंड स्कूल एग्जाम्स में हेल्पफुल है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट उससे पहले सब्सक्राइब टू स्टडीग्राम और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड हिट द बेल आइकन। ये हिस्ट्री की सीरीज़ है फॉर क्लास 6। ये है चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब ये हंटर गैदरर्स किन्हें कहा जाता है? हंटर गैदरर्स का जो नाम है ना, वो इनके फूड को पाने के तरीके पर ही पड़ा है। यानी कि ये लोग अपना फूड बाय हंटिंग या बाय गैदरिंग ही पाते थे। ये लोग आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे। हंटिंग करना मतलब किसी भी जानवर की हंटिंग करना। गैदरिंग में ये फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, सीड्स, लीव्स या ये सारी चीज़ें इकट्ठा करते थे। तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। ये वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करते थे और मछली पकड़ा करते थे या पक्षियों को मारा करते थे। उसके बाद गैदरिंग के अंदर ये फ्रूट्स, कोई भी फल या रूट्स या नट्स या सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स या एग्स कलेक्ट किया करते थे। तो इन्हीं हैबिट की वजह से इन्हें हंटर्स और गैदरर्स कहा जाने लगा। और एक और बात, ये हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे। अब इसका कोई तो रीज़न होगा, तो यानी कि अब हमें जानना है कि इनके कॉजेज़ क्या थे फॉर ट्रैवलिंग। अब कॉजेज़ ऑफ मूवमेंट यानी कि इनके ट्रैवलिंग के क्या क्या कारण थे। सबसे बड़ा कारण था एक्सटिंक्शन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। यानी कि जब कलेक्शंस ऑफ पीपल किसी जगह पर रह रहे हैं एक साथ, उसके बाद वहाँ के सारे रिसोर्सेज मान लीजिए ख़त्म हो गए। जैसे कि वो जानवरों का शिकार करते थे और किसी एक रीज़न के एनिमल्स बिल्कुल वहाँ से ख़त्म हो गए या एनिमल्स भी चले गए, उन्होंने भी मूव कर लिया, तो इन लोगों को भी अपने फूड के साथ साथ मूव करना पड़ता था। तो पहला रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न था बिकॉज एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इन सर्च ऑफ फूड। यानी कि अगर जानवर जा रहे हैं तो उनके साथ इन्हें भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मेजरली हंटिंग पर ही डिपेंड करते थे। उसके बाद प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन। मान लो किसी एक सीज़न में एक पर्टिकुलर टाइप का प्लांट या ट्रीज़ में फल लगते हैं, लेकिन जब वो सीज़न चेंज होता है तो वो लगना बंद हो जाते हैं। तो उसकी वजह से उन लोगों को भी ऐसे रीजन में जाना पड़ता है जहाँ के प्लांट्स और ट्रीज़ पर फ्रूट्स हों। चौथा मेजर रीज़न हो सकता है वाटर रिसोर्सेज की खोज में भी उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, क्योंकि कुछ वाटर रिसोर्सेज तो पेरेनियल होते थे और कुछ होते थे सीजनल। पेरेनियल वाटर रिसोर्सेज उन्हें कहा जाता है जो हर मौसम में, यानी कि हर टाइम जिसमें पानी रहता है, और सीजनल वाटर रिसोर्सेज वो हो गए जो कि सिर्फ बारिश के टाइम पर ही जिसमें पानी होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जिन्हें जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे हेल्प मिलेगी। तो वो टर्म है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब ये क्या है? प्री हिस्ट्री वो फील्ड ऑफ स्टडी है जिसमें हम स्टडी करते हैं उस टाइम पीरियड को जब कि रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे। यानी कि जिस टाइम के रिटन रिकॉर्ड्स एक प्रॉपर लैंग्वेज में, प्रॉपर स्क्रिप्ट में हमारे पास मौजूद नहीं है, उस पार्ट की स्टडी करना, उस टाइम पीरियड की स्टडी करना प्री हिस्ट्री कहलाता है। अब क्योंकि रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है तो स्टडी कैसे करेंगे? ये हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स या आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हमें रिटन रिकॉर्ड्स तो नहीं मिलते, लेकिन जहाँ पर ये लोग रहा करते थे वो स्टोन्स पे कार्विंग्स किया करते थे या केव्स के अंदर पेंटिंग्स बनाया करते थे, जिससे कि हमें इनके सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर के बारे में पता चलता है। दूसरा मेजर टर्म है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री भी उस फील्ड की स्टडी को कहते हैं जो कि ट्रांजिशन पीरियड पर थी। ट्रांजिशन पीरियड मतलब प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बीच का पार्ट, जबकि रिकॉर्ड्स नहीं थे
और रिकॉर्ड्स थे, उसके बीच का पार्ट जो है, जो कि ट्रांजिशन पीरियड कहलाया, उसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। यानी कि उस पीरियड की स्टडी जो कि ट्रांजिशन पीरियड था, उसे हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा वर्ड है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट, लेकिन बेस्ड ऑन रिटन रिकॉर्ड्स, जो कि मेजर रिटन रिकॉर्ड्स टेक्स्ट की फॉर्म में, जिसकी एक प्रॉपर लैंग्वेज हो, स्क्रिप्ट हो, उसकी फॉर्म में अगर हमें मिलते हैं तो हम उस पीरियड की स्टडी को एज अ हिस्ट्री काउंट करते हैं। जैसे कि रिटन रिकॉर्ड्स हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कब मिले? वैदिक पीरियड में, जबकि जब हमें ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, इन सब टेक्स्ट की जानकारी मिली, तो तभी तो हम वैदिक टाइम पीरियड के बारे में जान पाए, लेकिन उससे पहले रिटन रिकॉर्ड्स हमें नहीं मिलते हैं। तो प्री हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड है वो कवर करता है हमारा पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक, ये सारा जो टाइम पीरियड है ये कवर करता है प्री हिस्ट्री। उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री का टाइम पीरियड आता है, जो कि है जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, या बोल सकते हैं कैल्कोलिथिक का जो टाइम पीरियड था, वो प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आता है। उसके बाद हिस्ट्री का पीरियड जो आता है वो स्टार्ट होता है हमारे जब रिटन रिकॉर्ड्स हमें मिलने लगे वहाँ से। उसके बाद चलते हैं और स्टडी करते हैं 3 एज सिस्टम को। 3 एज सिस्टम क्या है? ये जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने स्टडी की सहूलियत के लिए इस हिस्ट्री, पूरे हिस्ट्री वाले, मतलब प्री हिस्ट्री वाले पार्ट को तीन, प्री हिस्ट्री तो नहीं कहेंगे, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री वाले पार्ट को 3 एज सिस्टम में डिवाइड कर दिया। वो था स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। स्टोन एज में हमारा पूरा पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक आ जाता है पूरा एज। यानी कि स्टोन, जब स्टोन एज नाम से ही पता चल रहा है, जब लोग पत्थरों पे या स्टोन्स पे डिपेंड करते थे, स्टोन टूल्स बनाया करते थे, उस टाइम पीरियड की बात हो रही है। उसके बाद है ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज मतलब यहाँ पर ब्रॉन्ज के ऊपर ही सारी सिविलाइजेशन फ्लरिश की। ब्रॉन्ज एक अलॉय होता है कॉपर एंड टिन का, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम के बारे में बात हो रही है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है सारी। उसके बाद है आयरन एज, जो कि हमारे वैदिक टाइम पीरियड को दिखाता है। तो इस चैप्टर में स्टोन एज के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो स्टोन एज को भी 3 और पार्ट्स में सब डिवाइड किया गया है। वो है पैलियोलिथिक, मीज़ोलिथिक एंड नियोलिथिक। ये सारे स्टोन एज के ही पार्ट हैं, क्योंकि स्टोन यहाँ पर एक मेजर चीज़ रहा इनके बढ़ने में। ठीक है, तो पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो सबसे पहले मानते हैं, और पैलियोलिथिक टाइम पीरियड ऑलमोस्ट 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। ये पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो माना गया है आज से 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 12,000 BCE तक। उसके बाद जो इसका सेकेंड पार्ट है वो है मीज़ोलिथिक, जो कि पैलियोलिथिक के बाद में आता है, और ये एक ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब ये था 12,000 BCE से लेकर 10,000 BCE तक। उसके बाद नियोलिथिक आता है, जो था 10,000 BCE से लेकर 4,500 BCE। आई होप अब आप सबको BCE का मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ। अब बात करते हैं पैलियोलिथिक एज की, जो कि स्टोन एज का ही एक सब पार्ट है। अब मैंने बताया जैसे कि पैलियोलिथिक एज जो है वो ऑलमोस्ट 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है, यानी कि ये इतना लंबा टाइम पीरियड में था। अब है नेक्स्ट, हंटर एंड गैदरर्स यूज्ड स्टोन टूल, तभी तो इस एज का नाम स्टोन एज पड़ा है। लेकिन पैलियोलिथिक टाइम पे जो मनुष्य या जो ह्यूमन बींग्स थे, जो ये स्टोन टूल यूज़ किया करते थे, वो काफ़ी रफ़ होते थे और काफ़ी बड़े होते थे, जिनको हैंडल करना इतना इजी नहीं था। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्टोन टूल ही पाए गए हैं, वुड टूल यानी कि लकड़ी से बने हुए टूल्स और बोन्स से बने हुए टूल्स भी पाए गए हैं।
अब कभी कभी क्या करते थे, इन टूल्स को ये बड़े बड़े हैंडल्स से अटैच कर दिया करते थे और स्पीयर्स या एरो बना लिया करते थे, यानी कि भाला या तीर बना लिया करते थे, ताकि बड़े एनिमल्स का शिकार कर पाएँ, क्योंकि वो ख़तरनाक होते थे तो उनके पास तो जाया नहीं जा सकता था। तो इसीलिए दूर से ही ऐसा हथियार बनाया कि दूर से ही फेंकें और जो सामने वाला शिकार है वो ख़त्म हो जाए। तो स्पीयर्स एंड एरो का इन्होंने डेवलप कर लिया। ठीक है, और इन स्टोन टूल्स का ये लोग इस्तेमाल किस लिए करते थे? सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते थे मीट को काटने में, हड्डियों को काटने में। उसके बाद ये पेड़ों की जो छाल होती हैं उन्हें निकालने में यूज़ करते थे। एनिमल्स की स्किन्स निकालने में ये लोग यूज़ करते थे। फलों को चॉप करने या रूट्स को काटने या खोद के निकालने में ये स्टोन टूल्स को इस्तेमाल में लाते थे। उसके बाद है पैलियोलिथिक एज के कुछ मेजर साइट्स। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भीमबेटका रॉक शेल्टर, जो कि है मध्य प्रदेश में। यहाँ पर बहुत ही फैसिनेटिंग रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं जो कि उस टाइम पीरियड से अभी तक प्रिजर्व्ड हैं, वो भी नेचुरल कलर से बनी हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो साइट है वो है हुंसगी, जो कि है कर्नाटका में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कुरनूल केव, जो कि तमिलनाडु में है, और ये भी इम्पोर्टेंट मेजर साइट है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले फायर के होने का सबूत मिला है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से एसिड के ट्रेस मिले हैं, यानी कि राख मिली है। तो इन साइट्स को अब हम मैप पे स्टडी कर लेते हैं। भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में प्रेजेंट है, वो रहा इंडिया के सेंटर में बिल्कुल। उसके बाद है हुंसगी, जो है कर्नाटका में प्रेजेंट, ये सदर्न रीजन में कर्नाटका में रेड ट्रायंगल के साथ। उसके बाद है कुरनूल केव, जो कि है तमिलनाडु में, ये भी साउथ रीजन में है रेड ट्रायंगल के साथ। तो ये 3 मेजर पैलियोलिथिक साइट्स हैं जिन्हें याद रखना इम्पॉर्टेंट है, खासकर भीमबेटका एंड कुरनूल केव्स को। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मीज़ोलिथिक एज की। मीज़ोलिथिक एज जो कि पैलियोलिथिक एज के बाद आता है। ये एज भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस एज में कुछ मेजर इन्वामेंटल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब पैलियोलिथिक एज ख़त्म हो रहा था तो उसके साथ ही आया आइस एज। आइस एज क्या होता है? आइस एज में जो पूरी की पूरी अर्थ थी वो मोटी आइस की शीट से ढक गई थी, जिससे कि सारा जो नेचुरल जो चीज़ें थी, यानी पेड़ पौधे जानवर, ये सब ख़त्म हो रहे थे। लेकिन तभी मीज़ोलिथिक एज के आते आते अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बढ़ता गया और जो इन्वामेंट था वो काफ़ी वार्म हो गया। जब इन्वामेंट वार्म हुआ और बर्फ़ पिघली तो बहुत ही अच्छे घास के मैदान डेवलप हो गए, यानी कि ग्रासलैंड्स डेवलप हो गए बहुत ही बढ़िया, जिसकी वजह से कैटल्स जो थे, जो दूध देने वाले जो जानवर थे, वो लोग, उनका जो फूड था ग्रास, वो उन्हें मिला और वो लोग सरवाइव कर पाए आइस एज के बाद, यानी मीज़ोलिथिक एज में। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट देखने को मिलता है इस ट्रांजिशन पीरियड में। उसके बाद अब क्योंकि कैटल या और भी बहुत सारे जानवर सरवाइव कर पा रहे थे, तो उसकी वजह से ह्यूमंस भी सरवाइव कर पा रहे थे, क्योंकि वो इन जानवरों को हंट करने लगे थे, उन जानवरों की हंटिंग करते थे। और उसके बाद उन जानवरों को ये लोग पालने भी लगे थे, यानी हर्डिंग और रियरिंग करने लगे थे, फिशिंग करने लगे थे, क्योंकि पॉन्ड्स बहुत सारे डेवलप हो गए थे इन्वायरमेंट के वार्म होने की वजह से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड था या एज था। उसके बाद इससे भी ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट एज पे हम पहुंचते हैं, वो है नियोलिथिक एज, यानी स्टोन एज का आखिरी एज नियोलिथिक एज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से जो फार्मिंग थी वो करना लोगों ने स्टार्ट किया। फार्मिंग एंड हर्डिंग पर डिपेंड होना लोगों ने स्टार्ट किया और इसकी वजह से भी काफ़ी मेजर चेंजेस आने लगे। अब क्योंकि आइस एज था तो कुछ ऐसी ही
ग्रेन्स बियरिंग ग्रासेस जैसे कि वीट एंड बार्ले नेचुरली उगने लगी, ज़मीन पर नेचुरली उगने लगी। जब इन लोगों ने देखा और इन ग्रेन्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया, इन ग्रेन्स को कलेक्ट करने के बाद जब इनको डेली ऑब्जर्वेशन से पता चला कि ये जो ग्रेन्स हैं हम इन्हें उगा सकते हैं, हम खुद भी इन्हें उगा सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये खुद ही ग्रो कर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे जब इन्होंने इनके पैटर्न को समझा कि ये कहाँ उगती हैं, कैसे उगती हैं, क्या क्या चीज़ों की इनको ज़रूरत है, तो तब इन्होंने खुद से ही इन ग्रेन्स को उगाना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने एनिमल्स को टेम करना, एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया। सबसे पहले जो टेम्ड एनिमल था वो था डॉग। उसके बाद इन्होंने एनिमल्स को और बहुत सारे एनिमल्स को रियर करना स्टार्ट किया। उसमें थे मेजर शीप, गोट, कुछ कैटल, पिग्स एक्सेट्रा। और ये लोग इन्हें क्यों रियर करते थे? पहली बात तो इनसे ये मेजर मिल्क के सोर्सेस थे, इनसे इन्हें मिल्क मिल जाता था। दूसरा मीट मिल जाता था। और ठीक है, तो ये एज अ फूड स्टोरेज भी काम करते थे इनके लिए। अब फूड स्टोरेज क्यों? अब आप तो ये पूछेंगे ना कि अब तो ये लोग ग्रेन्स उगा रहे हैं तो फूड स्टोरेज क्यों? नहीं, पूरी तरीके से ये लोग कल्टीवेशन पे डिपेंड नहीं हो सकते थे, क्योंकि इरिगेशन सिस्टम या और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन चीज़ों की नॉलेज इन्हें अभी नहीं थी, तो ये पूरी तरीके से कल्टीवेशन पर डिपेंड नहीं हो सकते थे। उसके बाद क्या मेजर चेंजेस आए जिसकी वजह से नियोलिथिक एज इम्पॉर्टेंट है? अब क्योंकि ये जो ग्रेन्स जब उगाने लगे, अब ये अगर ये ज़्यादा मात्रा में उगाने लगे तो इनका लाइफस्टाइल क्या हो गया? सिडेंट्री हो गया। सिडेंट्री का मतलब है ये लोग एक ही जगह पर रुक गए, एक ही जगह पर रहने लगे। क्योंकि हंटर और गैदरर्स क्या करते थे? हंटर और गैदरर्स मेजरली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? इनका जो लाइफस्टाइल है ये हो गया सेडेंट्री, यानी एक जगह पर ये सेटल हो गए। अब जब एक जगह पर सेटल हो गए तो काफ़ी सारे लोग अगर एक जगह पर रह रहे हैं तो उन्हें कहा गया सेटलमेंट्स। आगे जाके यही सेटलमेंट्स विलेजेस में कन्वर्ट हो गई, फिर वो विलेजेस और भी बड़े बड़े होते गए। अब ये जो सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पर लोग रह रहे हैं एक साथ, ये सब क्या कर रहे हैं? कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्रॉप्स उगा रहे हैं। अब क्रॉप्स को, चाहे कोई भी क्रॉप हो, उसे उगने में टाइम लगता है, तो इन्हें वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा यानी कि वो लोग उसी जगह पर रुके रहेंगे। किस लिए? क्योंकि जो क्रॉप होती है उसे पानी देना होता है, फालतू की घासों यानी वीड्स को उखाड़ना होता है, और हार्वेस्टिंग करनी होती है, स्टोरेज करना होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए इन्हें एक जगह पर ही रुकना है। तो इसी वजह से इनका लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गया। उसके बाद जब हार्वेस्टिंग कर लिया इन्होंने इतने सारे ग्रेन्स का, तो उसे स्टोर भी करना है। तो स्टोरिंग के लिए इन्होंने बड़े बड़े क्ले के पॉट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, या बास्केट बनाना स्टार्ट कर दिया स्ट्रॉ की, या फिर कभी कभी तो ये लोग ज़मीन में गड्ढा खोद के ही ग्रेन्स को स्टोर करते थे। उसके बाद इन ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए इन्होंने मोर्टार और पेस्टल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। फिर धीरे धीरे क्लोथ वीविंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि इन्होंने कॉटन उगाना स्टार्ट कर दिया था। तो कॉटन की हेल्प से ये लोग कपड़ा भी बनाने लग गए थे। लेकिन ये जो कपड़ा होता था इतना फाइन क्वालिटी का नहीं होता था, बट काम चलाऊ होता था। लेकिन हंटिंग पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई थी, हंटिंग और फिशिंग अभी भी चल ही रही थी। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मेजर नियोलिथिक साइट्स देखते हैं मैप में ये जो ब्लू कलर के जो स्क्वायर्स आ रहे हैं, ये है मेजर नियोलिथिक साइट्स, जो कि है मेहरगढ़, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अर्लीस्ट विलेज है नियोलिथिक एज का, वो है मेहरगढ़। उसके बाद है बुरज़ाहोम, उसके बाद है महागारा, उसके बाद है चिरांड जो कि है बिहार में, उसके बाद है पेयमपल्ली, उसके बाद है हाफुल। तो ये कुछ मेजर नियोलिथिक साइट्स हैं।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ एक नियोलिथिक विलेज है, यानी कि नियोलिथिक टाइम का एक विलेज है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है। और ये है बोलान पास के करीब। ये अर्लीस्ट नोन विलेज है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को स्क्वायर शेप्स के रेक्टेंगुलर हाउसेस, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे बरियल्स मिले हैं, और उन बरियल्स को देखकर ये पता चलता है कि यहाँ के लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास करते हैं, क्योंकि बरियल्स के साथ साथ खाने की चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी बरी की गई हैं, जिससे ये पता चलता है कि इन लोगों का विश्वास था कि आफ्टर लाइफ जैसी भी कोई चीज़ होती है। उसके बाद मेगालिथ, जिसकी हम बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। मेगालिथ का मतलब होता है बिग स्टोन्स या फिर बोल्डर्स, जो कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो इसकी कुछ मेजर साइट्स है ब्रह्मागिरी, अड़ी, चमालुर और इनाम गांव एक्सेट्रा। ये इसकी कुछ मेजर साइट्स हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।